चलिए आज से जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पाइवेट टेबल। तो इंसर्ट टैब का फर्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पाइवेट टेबल इंसर्ट टैब का फर्स्ट फीचर है। तो मैं थोड़ा जूम करके भी आप लोगों को ये सारी चीजें परफेक्टली दिखाऊंगा। तो इंसर्ट टैब बेसिकली एक ऐसा टैब होता है जिस टैब के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट में। लाइक अगर कोई भी टेबल, कोई पिक्चर, कोई भी चार्ट या ग्राफ शेप्स इंसर्ट करनी है आपको आपके इस टेबल में, अपनी वर्कशीट के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इंसर्ट टैब का यूज करते हो। जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में 100% पूछा जाता है। और अगर कहीं पर भी कोई भी अगर आपका टेस्ट होता है तो ये ऑप्शन बकायदा बहुत डीप लेवल पर पूछा जाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर इस ऑप्शन का बहुत हायर लेवल पर वर्क है। तो पाइवेट टेबल क्या होता है उसको पहले मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसके प्रैक्टिकल पॉइंट पर बात करेंगे। बेसिकली क्या मैटर है जी कि पाइवेट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन के थ्रू आप अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को, बहुत बड़े डेटा को शॉर्ट लेवल पर अरेंज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। एक एग्जांपल है कि अगर आपके कंपनीज में बहुत सारी कैटेगरीज में काम होता है, तो अलग अलग कैटेगरीज के डेटा को अलग अलग अगर आपको देखना है तो आप उसको समराइज कर सकते हो, उसको उस कैटेगरी वाइज अरेंज कर सकते हो। तो उस कैटेगरी वाइज डेटा को अरेंज करने के लिए हम पाइवेट टेबल फीचर का यूज करते हैं। पाइवेट टेबल फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का, जिसके अंदर 3 फीचर्स इनबिल्ट है। मतलब वो कॉम्प्लेक्स डेटा को समराइज करके अरेंज तो करता ही है, उसके साथ साथ जब भी आप क्या करते हो कि अरेंज करते हो तो अरेंज करने के बाद क्या होता है ना, तीन फीचर इनबिल्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कि वो ऑटो फिल्टर आपके डेटा पे ऑटोमेटिकली लगा देता है। दूसरा, उसके अंदर डेटा की शॉर्टिंग हो जाती है, ए टू जेड ऑर्डर में लग जाता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लग जाता है आपका डेटा। एंड थर्ड वन सब टोटल ग्रैंड टोटल हो जाता है। तो 3 फीचर मैंने बताए हैं। फर्स्ट वन की फिल्टर लग जाता है टेबल के ऊपर। दूसरा, डेटा ए टू जेड ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। थर्ड वन कि उसके अंदर सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये 3 फीचर उसके अंदर इनबिल्ट है। तो डेटा को समराइज करना ऑटोमेटिकली और अपने अकॉर्डिंग किसी अनदर लोकेशन और शीट के ऊपर अपनी इस डेटा को सेट करना भी पाइवेट टेबल है। तो पाइवेट टेबल डेटा को कैटेगरी वाइज सेट करता है कि हमारी टेबल में अगर मल्टीपल कैटेगरीज या एक कॉलम में ऐसे वर्डिंग्स लिखे हुए हैं जिसमें मतलब सिमिलर ऑप्शंस भी हैं। सपोज आप डेजिग्नेशन की अगर बात करें कि आपकी कंपनी में कौन कौन से डेजिग्नेशन पे बंदे काम कर रहे हैं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर, सेल्स मैनेजर या अनदर किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर, तो आप ये देखना चाहते हैं कि मैनेजर्स में कौन कौन से मैनेजर, उनकी सैलरीज क्या है, या फिर कौन से डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहे हैं, या सेल्स मैनेजर की जो है वो कौन कौन है और उनकी सैलरीज क्या है, या कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज एक हेडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को अगर समराइज, शॉर्ट एंड उसे अरेंज करना चाहते हो तो आप पाइवेट टेबल फीचर का यूज करते हो। अब इसका प्रैक्टिकली यूज है वो मैं अब आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल यूज के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बेटा ये बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट ना किया करें, जो ये बीच में कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकली वर्क। कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट्स। इस टेबल में क्या है कि प्रोडक्ट, ये ऊपर जैसे कि हेडिंग आप देख रहे हो, ये हेडिंग बनी हुई है जिसमें प्रोडक्ट कैटेगरी, नेम, साइज, प्राइस एंड यूनिट पर पैक लिखा हुआ है। तो मुझे इस कैटेगरी वाइज अपने इस डेटा को सेट करना है कि डेस्कटॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं,
और उनके साइज क्या क्या है और उनके प्राइस क्या क्या है। तो कैटेगरी वाइज या एक पर्टिकुलर हेडिंग वाइज मैं अपने डेटा को अगर पर्टिकुलर समराइज या सेट या अरेंज करना चाहता हूँ, सो दैट मैं पाइवेट टेबल का फीचर का यूज करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपका जो रहेगा स्टेप, कि आप अपनी पूरे उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिस डेटा के ऊपर आपने वर्क करना है, मतलब जिस डेटा को आपने पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करना है। सो आप जैसे ही इंसर्ट टैब में जाते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने रहता है पाइवेट टेबल के नाम से। तो जैसे ही आप इंसर्ट के अंदर पाइवेट टेबल के ऊपर क्लिक करते हो, तो एक टेबल आपके सामने यहाँ पर आ जाती है, मतलब एक अलग से टास्क पेन ओपन हो जाता है आपके पास। तो वहाँ उसमें पूछ रहा है कि टेबल रेंज, कौन सी टेबल को आपने पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करना है। तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसी टेबल को ही पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करना है तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये वाली रेंज नहीं है, आप रेंज खुद से सेलेक्ट करना चाहते हो इसके अंदर, तो रेंज वाले सेल में कर्सर रख के उस डेटा को हटाकर इस टेबल को आप यहाँ पर फिर से सेलेक्ट कर लें। तो वो टेबल जो है वहाँ पर्टिकुलर सेलेक्ट हो जाएगी। कोई भी अगर कॉलम या रो या सेल स्किप होगा तो वो उसके अंदर अरेंज हो जाएगा। तो अब टेबल को सिलेक्ट करने के बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपने न्यू वर्कशीट के ऊपर टेबल बनानी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर बनानी है। न्यू वर्कशीट का मीनिंग होता है कि नई शीट ओपन हो उसी के ऊपर हो। एग्जिस्टिंग का मतलब इसी शीट के ऊपर जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हैं या ऑलरेडी जो शीट्स बनी हुई है उनके ऊपर आपको करना है। तो ऑलवेज स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्या मैटर रहता है कि हम अपनी शीट्स को ऑलवेज क्या करते हैं शीट्स को ऑलवेज क्या करते हैं कि अपने जो टेबल है, प्राइवेट टेबल है, उसको न्यू शीट के ऊपर ही बनाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स डेटा ईज़ी हो जाए। अगर मैं सेम शीट के ऊपर या एक्जिस्टिंग शीट के ऊपर बना दूँगा, डेटा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसीलिए हम जब भी प्राइवेट टेबल बनाएँ, रेंज सेलेक्ट करने के बाद न्यू वर्कशीट के ऊपर ही न्यू टेबल को बनाएँ। तो जैसे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने ओके किया स्टूडेंट्स, आपके सामने एक नई शीट ओपन होती है। उस नई शीट के अंदर एक तो ये टेबल का एक एरिया आपके पास आ रहा है और राइट हैंड साइड में आपके पास प्राइवेट टेबल फील्ड लिस्ट आ रही है कि आपको किस फील्ड या किस कैटेगरी या किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको अपनी टेबल बनानी है। तो उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है उन कॉलम को आप वन बाय वन सेलेक्ट कर लो कि जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट टेबल बनानी है। कि मैं ये देखना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज कौन-कौन से प्रोडक्ट किस-किस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आप कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक करते सारी कैटेगरीज़ यहाँ पर आ गई, जितनी भी कैटेगरीज़ आपकी मेन टेबल के अंदर थी। और उसके बाद यहाँ पर नेम्स आ गए, तो नेम पे मैंने क्लिक कर दिया। तो कैटेगरी के अंदर अब नेम भी शो कर रहा है कि एक्सेसरीज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, डेस्कटॉप के अंदर क्या-क्या आता है, और लैपटॉप के अंदर क्या आता है और मोबाइल के अंदर क्या आता है। अब इसके बाद अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर इनके जो यूनिट पर पैक है वो भी आए और प्राइस भी आए। तो यूनिट पर पैक पहले क्लिक किया मैंने, देन प्राइस पे क्लिक किया। तो कैटेगरी, उसके अंदर मुझे नेम देखने हैं, उसके अंदर मुझे यूनिट्स देखनी है, उसके अंदर मुझे प्राइस देखने हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि कैटेगरी वाइज आपका डेटा सेट हो गया है क्या, कि आप की कैटेगरी एसेसरीज है, उसके अंदर क्या-क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके अंदर कौन-कौन सी यूनिट कितनी-कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स का एसेसरीज की यूनिट्स का टोटल भी कर रहा है। ऐसे ही प्राइस कि ईयरबड्स है तो उसका क्या प्राइस है और उनमें जितने भी क्वांटिटी आपके पास है, उन सभी का प्राइस का टोटल क्या है। और डेस्कटॉप डेस्कटॉप पर पैक जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि कितने यूनिट्स हैं, कितने क्वांटिटीज़ हैं वो आपको शो कर रहा है और उसके बाद प्राइस टोटल उनका क्या है। ऐसे लैपटॉप का अलग से शो कर रहा है, मोबाइल का अलग से। तो कैटेगरी वाइज़ आपके डेटा को इसने सेट किया। आप देखो कितना ईज़ी हो गया इस डेटा को समझना। तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो गया इस डेटा को समझना कि एक्सेसरीज़ में क्या है, डेस्कटॉप में क्या है, लैपटॉप में क्या है, मोबाइल में क्या है और इनका ग्रैंड टोटल क्या है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज़, कैटेगरी वाइज़ हम अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राइवेट टेबल फीचर का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को यह शेयर कर रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज़। शीट 1 के ऊपर मेरी एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल को मुझे प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करना है। तो आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाते हो, प्राइवेट टेबल पे क्लिक करते हो, टेबल रेंज आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर अपनी, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करोगे और ओके करोगे। तो न्यू वर्कशीट आपके पास आ जाएगी जिसमें एक तो टेबल का एरिया आ रहा है और राइट हैंड साइड में आपके पास फील्ड लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पर
जो है कैटेगरी पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद यहाँ पर नेम पे क्लिक किया कि कैटेगरी वाइज़ मुझे नेम देखने हैं। फिर उसका मुझे यहाँ पर यूनिट्स देखने हैं और उसका प्राइस देखना है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उसने डेटा को सेट कर दिया कि एक्सेसरीज़ के अंदर टोटल कितनी यूनिट्स हैं और उनका टोटल प्राइस कितना है। और एक्सेसरीज़ के अंदर कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं और क्या-क्या प्राइस है उनके, डेस्कटॉप के अंदर क्या है, लैपटॉप के अंदर क्या है, मोबाइल के अंदर क्या है। तो कैटेगरी वाइज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप वाइज़ उसने उस डेटा को सेट कर दिया है। तो इस तरीके से पाइवेट टेबल फीचर का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पाइवेट टेबल फीचर का अब एक इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आते हैं, एडिशनल टूल भी आते हैं। यूज़ तो इतना ही था, अब इसमें कुछ अपडेट्स या फिर मेरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मैं अगर रखना चाहूँ तो वो क्या-क्या हो सकती है। तो पहली एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी वो सुनिए। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर आपको कोई भी डाउट है, तो वो आप पहले पूछ लीजिए यहाँ तक अगर कोई डाउट है, अगर किसी ने दोबारा से करवाना है तो बता दीजिए, मैं उसको फिर से बता दूँगा। हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स प्लीज़ आस्क मी। माइक अनम्यूट करिए और पूछिए बेटा। सर मेरे को डाउट है। हाँ जी। सर इसमें हम नीचे जो आपने अभी बताया जो पाइवट टेबल फील्ड्स जो है उसके नीचे हम ड्रैग भी तो करते हैं उसका और इसका सेम ही मतलब होता है मतलब इंस्टेड ऑफ टिकिंग इट कि हमें नेम और वो चाहिए ड्रैग का भी तो नीचे ऑप्शन बना हुआ है। हेलो। अनन्या सुन रहे हैं आप मुझे? यस सर। हाँ, अब बोलिए क्या हुआ था? सर ये जो नीचे ड्रैग के ऑप्शन बने हैं जिसमें हम ड्रैग करते हैं कि हमें ये रो में चाहिए ये कॉलम में चाहिए इसका और इसका सेम ही मतलब होता है जो भी आपने बताया। ये वाले सभी बने हुए हैं जो, हाँ जी। ये मैं भी बताऊँगा आपको, इसका ओके यूज़ ओके कैसे है, ठीक है? ठीक है। ओके। ओके, तो अब देखिए इसके एडिशनल पॉइंट क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एडिशनल पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं शीट 1 के ऊपर एग्जिस्टिंग डेटा में अगर कुछ भी चेंजेस करूँ, तो क्या वो इस पाइवट टेबल में रिफ्लेक्ट होगा? तो उस चीज़ को चेक करते हैं पहले चलिए। जैसे शीट 1 के ऊपर एक डेटा बना हुआ है जैसे कि डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क का प्राइस ₹2500 है। मैंने यहाँ पर 3500 रुपीज़ कर दिया। तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ वहाँ जाकर चेक कर रहा हूँ कि डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क का प्राइस 3500 रुपीज़ है। तो क्या वहाँ पर 25 की जगह 3500 हुआ या नहीं? तो उस चीज़ को मैं देखने के लिए शीट 1 पे जा रहा हूँ और डेस्कटॉप के अंदर अभी भी यहाँ पर जो इसका प्राइस दिखा रहा है वो 2500 दिखा रहा है। तो इस चीज़ को अपडेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं वो ध्यान से समझिए। इस चीज़ को आप अपडेट करने के लिए क्या करेंगे जैसे पाइवट टेबल आपने बना दी और पाइवट टेबल बनाने के बाद पाइवट टेबल में कहीं पर भी क्लिक रखिए और ऊपर यहाँ पर एक टैब होगा एनालाइज़ का। एनालाइज़ के अंदर एक ऑप्शन होगा रिफ्रेश का। रिफ्रेश के अंदर एक ऑप्शन होगा रिफ्रेश ऑल का। तो रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करते ही अब आप देख रहे हैं डेस्कटॉप के अंदर हार्ड डिस्क का प्राइस ऑटोमैटिकली 3500 रुपीज़ हो गया है। तो अगर आप अपने मेन डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो मस्ट है कि आपको आपकी पाइवट टेबल में आकर ऊपर एनालाइज़ टैब में जाकर यहाँ पर रिफ्रेश के अंदर रिफ्रेश ऑल बटन पे क्लिक करना मस्ट है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तो जो भी चेंजेस आपने अपनी टेबल में एक्जिस्टिंग टेबल में किए हुए होंगे, वो यहाँ पर ऑटोमैटिकली अपडेट नहीं होंगे। सेकंड एडिशनल पॉइंट सेकंड एडिशनल पॉइंट में क्या हो सकता है कि स्टूडेंट देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर सम किया हुआ है, यहाँ पर सम किया हुआ है कि यूनिट पर पैक का टोटल कर दिया इसने कि 25 प्लस 4 तो 29 टोटल कर रखा है यहाँ पर और ऐसे ही इन दोनों अमाउंट्स का भी यहाँ पर इसने टोटल कर रखा है। तो आप चाहते हो कि आप यहाँ पर इस यूनिट ऑफ सम ऑफ यूनिट पर पैक का की जगह आप क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो या फिर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फ़ॉर्मूला चेंज करना चाहते हैं। आप टोटल की जगह एवरेज निकालना चाहते हैं। आप टोटल की जगह मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहाँ वो फ़ॉर्मूला चेंज कैसे करेंगे? तो उस फ़ॉर्मूले को चेंज करने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या करते हैं, वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट जो होती है राइट हैंड साइड में उसमें आप नीचे आइए। ये जो एरिया आपका बना हुआ है, इस एरिया के अंदर एक वैल्यू ग्रुप है। इस वैल्यू ग्रुप में आपसे पूछ रहा है कि कौन से कॉलम का आपने फॉर्मूला चेंज करना है।
मतलब मैंने कहा कि मुझे ना यूनिट पर पैक का चेंज करना है, मुझे सम की जगह यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझको उसका फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो है, इसके अंदर वैल्यू फील्ड सेटिंग के नाम से ऑप्शन है। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करते ही एक टास्क पेन आपके पास ओपन होगा, ये वाला। आपसे पूछ रहा है कि आपने सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन का ही यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मोस्टली इसमें से जो हम चूज करते हैं या फिर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है अपने वर्क के अकॉर्डिंग, उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो आप उसको सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब आप इधर अपनी टेबल में जाते हैं तो ऊपर सम ऑफ यूनिट नहीं लिखा हुआ आ रहा है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 25 इंटू 4, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 100 बनेगा, तो यहाँ पर इसने 100 बनाया हुआ है। तो ऐसे इन तीनों का मल्टीप्लाई करके इसने यहाँ पर दिया है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिया। तो क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया? जैसे कि हमने फॉर्मूला चेंज किया कि सम ऑफ प्राइस की जगह मेरे को यहाँ पर सम नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा अलग से। तो इस ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर सम की जगह एवरेज चूज कर लें या जो भी फॉर्मूला चाहिए वही चूज कर लें, देन ओके करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर अब यहाँ पर सम नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर एवरेज शो हो रहा है। हैव एनी डाउट स्टूडेंट? हो गया ये समझ में आ गया आपको बेटा इतना? किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए बेटा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि जैसे ही आपका अभी जो डेटा है वो यहाँ पर कॉलम वाइज है, आप इसको रो वाइज करना चाहते हो, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक फील्ड बना हुआ है कि आपका जो रो में जो डेटा आ रहा है उसको कॉलम में रखना है या जो कॉलम में डेटा आ रहा है उसको रो में रखना है। तो आप सिंपल सा वर्क यहाँ पर करिए, क्या कि आप कैटेगरीज से जो भी कैटेगरीज को आप चाहते हो कि रो में दिखनी चाहिए, तो कैटेगरीज वाले कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कॉलम वाले ऑप्शन के अंदर रख दीजिए। और अब यहाँ पर आप ऊपर आते हैं तो आपका अब जो डेटा है बेटा ध्यान से देखिए, वो रो वाइज सेट हो गया, वो हॉरिजॉन्टली सेट हो गया। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि कहाँ कौन सा डेटा है, तो इसीलिए हम इस चीज को मोस्टली जो जैसा बाय डिफॉल्ट रहता है वैसा ही रखते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं नेम को यहाँ पर सेट करूँ कि नेम को कॉलम के अंदर कर दे, तो यहाँ पर देखिए जो कैटेगरीज हैं आपकी, वो तो इसने यहाँ पर कॉलम में ही रखी, रो में ही रखी, और आपके इस डेटा को जो है वो उसने प्राइस वगैरह को या नेम वगैरह को इसने यहाँ पर ऊपर जो है रो कॉलम वाइज जो है सेट कर दिया वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग रहती है वही हमें रखनी चाहिए, बाकी इसको ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर सकते हैं, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। तो कॉलम से रो में, रो से कॉलम में, इस तरीके से हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। वैल्यू वाले ऑप्शन से हम यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। फिल्टर का यूज कैसे है वो मैं आपको वहीं से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझे इस डेटा को फिल्टर करना है, फिल्टर मीन्स क्या, कि मुझे यहाँ पर ये देखना है कि जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के ही डेटा देखने हैं मेरे को, और कोई डेटा यहाँ नहीं देखने, क्योंकि अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप की ही है। बाकी सबको हाइड करना चाहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेरे लिए और मेरे को समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो है आपका डेटा एक्स एक्सेसरीज या फिर आपका डेस्कटॉप लैपटॉप, तो मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप और लैपटॉप ही शो हो। तो आप इस ड्रॉप डाउन एरिया पे क्लिक करते हैं, ये जो रो लेबल के सामने ड्रॉप डाउन पॉइंट है इसको फिल्टर बोला जाता है। आप में आपसे ये सबसे पहले पूछता है सिलेक्ट फील्ड, कौन से कॉलम मींस कौन सी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल्टर करना है, नेम नेम कैटेगरी, नेम फील्ड के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मैंने कहा कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद
क्या डेटा चाहिए आपको? सिलेक्ट ऑल से क्लिक हटाकर मैंने कहा कि डेस्कटॉप और लैपटॉप का डेटा चाहिए मुझे। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप को चूज़ किया बेटा मैंने यहाँ पर और सिर्फ ओके कर दिया। तो अब आपके इस प्राइवेट टेबल के अंदर सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप का ही डेटा शो हो रहा है, बाकी सब हाइड हो गया है। अगर उसको वापस क्लियर करना है, आपको क्लियर करना है वो फ़िल्टर, वो आप सारा डेटा फिर से लेकर आना है, तो आप वापस रो लेबल के सामने यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कैटेगरी। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग डेटा फ़िल्टर करना है, तो नेम के अकॉर्डिंग डेटा फ़िल्टर कैसे किया जाता है? ड्रॉप डाउन एरो, इस पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर नेम को चूज़ किया। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ यहाँ पर डिस्प्ले, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड ही देखने हैं और ओके किया, तो यहाँ पर वही सिर्फ़ 3 प्रोडक्ट शो करेगा कि जो-जो प्रोडक्ट आपने नेम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर किए हैं। तो इस तरीके से नेम के अकॉर्डिंग डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर नेम के अकॉर्डिंग हटाना है, तो कैसे हटाएँगे? पहले यहाँ से नेम चूज़ करेंगे, देन क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम करेंगे, तो फ़िल्टर इस टेबल से हट जाएगा। अब इसी में अगर आपको अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना हो, आप चाहते हो यूनिट पर पैक में कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, इसमें 2 कंडीशन होंगी। क्या? यूनिट पर पैक कॉलम के अकॉर्डिंग कैटेगरी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूनिट पर पैक में, फिर से बोल रहा हूँ, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूनिट पर पैक में 500 से ज़्यादा जो भी वैल्यू है, वो डेटा इधर रहे, बाकी कोई नहीं। कैसे क्या? कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या? मतलब ऐसा सीरीज़ में 100 है, तो ये नहीं आएगा। डेस्कटॉप पे 1500 है, तो ये आ जाएगा। लैपटॉप में 400 है, तो ये 500 से कम है, तो ये नहीं आएगा। और ऐसे मोबाइल में 45 है, 500 से कम है, तो नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिस यूनिट की वैल्यू 500 से ज़्यादा है, वो आए और 500 से कम है, वो ना आए। तो अगर आपको वैल्यूज़ पर, नंबर्स पर, अमाउंट्स पर अगर आपको फ़िल्टर लगाना है, सो हाउ कैन? सो उस चीज़ को हम करने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉप डाउन पॉइंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करना है। उसके बाद वैल्यू फ़िल्टर है यहाँ पर। वैल्यू फ़िल्टर के अंदर यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो हमने ग्रेटर देन चूज़ कर लिया और यहाँ पर 500 मेंशन कर दिया और उसके बाद ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप में सिर्फ़ वो मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिर्फ़ वही डेटा आ रहा है जिस कैटेगरी में 500 से ऊपर यूनिट थी, ठीक है? अब अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग मतलब पहले तो इस फ़िल्टर को मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम कैटेगरी। मैं चाहता हूँ कि मुझे नॉर्मली प्रोडक्ट नेम में जिसकी भी वैल्यू 20 से ऊपर है, वो रहे। मतलब प्रोडक्ट नेम में जिस भी प्रोडक्ट की यूनिट 20 से ऊपर है, वो रहे, बाकी सब नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पर सबसे पहले फ़ील्ड के अंदर नेम चूज़ करेंगे। देन यहाँ पर वैल्यूज़ फ़िल्टर में जाएँगे, देन ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर 20 पे क्लिक 20 मेंशन करेंगे, देन ओके करते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं जिनकी वैल्यू 20 से ऊपर है। स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट? फ़िल्टर तक कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। ओके, आगे बढ़े ना फिर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ़िल्टर हमारा ऑप्शन हो गया एक तो यहाँ पर और इस फ़िल्टर को मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई फ़िल्टर लगा भी हुआ है तो मैंने यहाँ पर नेम को चूज़ किया और क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वापिस हम अपने डेटा पे आ गए हैं। तो सबसे पहला वर्क हमने जो किया था वो पाइवट टेबल को क्रिएट करना था। फिर उसके बाद एडिशनल ऑप्शंस में हमने क्या किया कि एडिशनल ऑप्शन में सबसे पहले अपडेट किया कि मैंने शीट 1 पे जो टेबल बनाई है उसमें अगर कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाए तो उसके लिए क्या होगा कि एनालाइज़ के अंदर जाकर मैं यहाँ पर रिफ्रेश ऑल कर दूँगा तो अपडेट हो जाएगा। दूसरा अगर आपको डेटा फ़िल्टर करना था तो आप इस फ़िल्टर बटन से फ़िल्टर कर पा रहे थे। कैटेगरी या नेम के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको करना था। दूसरा अगर आपको फ़ॉर्मूला चेंज करना है,
कि प्रोडक्ट की जगह सम करना है, एवरेज करना है, तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड बॉटम एरो में आकर, तो यहाँ पर आप वैल्यू के अंदर जाकर वैल्यू फील्ड सेटिंग से फॉर्मूला चेंज कर पा रहे थे। और अगर आपको डेटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है तो रो से कॉलम में डेटा रख दो या कॉलम से रो में रख दो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और फिल्टर तो हमने सीख ही लिया अभी यहाँ पर। तो इस तरीके से ही कुछ एडिशनल पॉइंट थे पाइवेट टेबल को करने के। अब पाइवेट टेबल में एक दो बातें और आती हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब पाइवेट टेबल बनाई जाती है तो इसके अंदर 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। फर्स्ट वन कि डेटा जो है वो फ़िल्टर लगा देता है, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाया है इसने। दूसरा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अगर मैं कैटेगरीज़ वाले डेटा को देखूँ तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है वो देखता हूँ पहले। तो जैसे कि पहले एक्सेसरी शो कर रहा है, ऑब्वियसली ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे डी, देन ओके ठीक है, ए के बाद डी आता है और उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद मोबाइल। तो ए, डी, एल, एम इस तरीके से ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। क्योंकि बी और सी से रिलेटेड कोई नाम नहीं है तो वो बीच में उससे रिलेटेड नाम नहीं दे रहा। तो ऐसे ही उसके अंदर जो नेम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उन नेम्स को भी उन नेम्स को भी इसने क्या किया है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट किया है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का डेटा आप देख लो वो नेम असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा। और थर्ड वन, पहला तो फ़िल्टर था, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर था, तीसरा सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल था। सब टोटल कर रहा है, इन दोनों का टोटल करके दे रहा है आपको। और लास्ट में यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी वो आपको यहाँ पर करके दे रहा है। तो ये 3 फीचर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इनबिल्ट रहते हैं। एक सबसे लास्ट और एडवांस फीचर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखना। देखिए बेटा, अभी आप लोगों ने फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पर किया, इससे फ़िल्टर का एक एडवांस वर्ज़न होता है जिसको हम स्लाइसर बोलते हैं। स्लाइसर का यूज़ कैसे किया जाता है? स्लाइसर का यूज़ कैसे किया जाता है और यूज़ क्या है, वो समझिए। एक तरीके से एडवांस फ़िल्टरिंग करना स्लाइसर है, कि अभी तो मैं फ़िल्टर जो कर रहा हूँ उस ड्रॉप डाउन बटन से जाकर कर रहा हूँ। अगर मुझे डेटा को फ़िल्टर करना है, अगर मुझे डेटा को फ़िल्टर करना है, तो मैं एक और तरीका है स्लाइसर का, उसके थ्रू भी कर सकता हूँ। ये होता है ऑटो फ़िल्टर, इसी लोकेशन पे यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली, वो डेटा को फ़िल्टर करके दे देगा। बट स्लाइसर के थ्रू फ़िल्टर करना थोड़ा ईज़ी होता है, तो एडवांस होता है, वो कैसे होता है वो समझिए। जैसे कि एक एनालाइज़ टैब है आपके पास ऊपर, इसके अंदर एक फ़िल्टर ग्रुप बना हुआ है और इसके अंदर इंसर्ट स्लाइसर है। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करके इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि मुझे जो डेटा को फ़िल्टर करना है ना, वो कैटेगरी वाइज़ करना है और नेम वाइज़ करना है। सिर्फ़ इन दोनों पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो इन दोनों के जो स्लाइसर होंगे, इन दोनों के जो बॉक्सेस होंगे, कॉलम्स होंगे, वो अलग-अलग बनकर आ जाएँगे। तो इन दोनों को अलग से सेट कर लो यहाँ पे। अब इन दोनों कैटेगरीज़ में, मतलब इन दोनों कॉलम में अगर मैं किसी भी नेम पे क्लिक करता हूँ, चाहे कैटेगरी में किसी भी नेम पे क्लिक कर रहा हूँ या प्रोडक्ट नेम पे किसी भी नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वही डेटा यहाँ पर शो होगा। जैसे कि मैं लैपटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लैपटॉप पे क्लिक करते ही सिर्फ़ लैपटॉप का डेटा इधर आने वाला है। अगर इस फ़िल्टर को हटाना है तो यहाँ एक रेड साइन बना हुआ है क्लियर फ़िल्टर का, क्रॉस का, इस पे क्लिक कर दोगे फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये जो हार्ड डिस्क है, ये कौन-सी कैटेगरी की है, इस हार्ड डिस्क पे क्लिक करते हो, तो सिर्फ़ हार्ड डिस्क का डेटा यहाँ पर शो होगा। तो इन नेम पे क्लिक करके आप इनमें से किसी भी नेम पे क्लिक करते हैं, तो वही डेटा यहाँ पर फ़िल्टर हो जाता है। आपको अनदर यहाँ से कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ स्लाइसर इंसर्ट कीजिए। स्लाइसर कैसे इंसर्ट किए एक बार फिर से बता देता हूँ। आप सबसे पहले एनालाइज़ टाइप टैब पे जाओ, इंसर्ट स्लाइसर करो, कैटेगरी या जिस-जिस नेम का भी कॉलम का भी अपने स्लाइसर बनाना है, उस पे क्लिक कर दो तो दोनों स्लाइसर यहाँ पर आ जाएँगे। इन दोनों में से किसी भी नेम पे आप अगर क्लिक करते हो, तो वही डेटा यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये एक और ऑप्शन था आपका इंसर्ट स्लाइसर। अगर स्लाइसर डिलीट करने हैं तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे प्रेस कर दीजिए। बाउंड्री जब बन जाती है तो उसको डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो स्लाइसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। और ये था आपका पाइवेट टेबल का फीचर। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बेटा पूछिए। हैव एनी डाउट्स फ्रेंड्स? दिवांशु, कर्तव्य, अभिषेक, अनन्या, कुछ बेटा है डाउट? नो सर, सर नो वो एक सर। बार वो असेंडिंग वाला भूल गया मैं, वो सब बता देना एक बार। वो क्या भूल गए हो? असेंडिंग वाला वो आपने जो बताया ना जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में था। पाइवेट टेबल के अंदर असेंडिंग ऑर्डर?
हाँ वो जो आप बता रहे थे अलग कि से। ये अल्फाबेटिक टाइप है। हाँ मैं बता देता हूँ। और किसी को डाउट बेटा, कोई और क्वेश्चन? सर हम्म, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल मीन्स सेम ही है? हाँ जी। अच्छा, और एक और रिफ्रेश का मतलब जिस सेल पे क्लिक है सिर्फ वही सेल रिफ्रेश करेगा, अपडेट होगा। और रिफ्रेश का मतलब सारे सेल अपडेट होंगे। ओके। एंड सर आपने नीचे जाके जो फॉर्मूलेस लगाए थे ना फिल्टर में, तो वो हम्म। सब सारे टेबल में चेंज हो रहा है ना जाके? हम इस टेबल में, पाइवेट टेबल में चेंज हो रहा है, जहाँ पर सम था उसकी जगह एवरेज कर दे रहा है, मल्टीप्लाई कर दे जी, रहा है। मतलब वो अलग अलग नहीं करेगा बट टोटली करेगा सारे टेबल को। बिल्कुल। ओके। हाँ जी, तो अब जैसे शॉर्टिंग वाला कर्तव्य पूछ रहा है, तो शॉर्टिंग वाला एक बार फिर से मैं पाइवेट टेबल में बता देता हूँ, तो सुनिए वो कैसे होता है बेटा। जैसे कि शॉर्टिंग जो है वो पाइवेट टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आप पाइवेट टेबल बनाते हो तो वो कैटेगरी वाइज या प्रोडक्ट नेम वाइज दोनों के अकॉर्डिंग आपके डेटा को शॉर्ट कर देता है। आप सिर्फ कैटेगरी वाले ऑप्शन को ही देखना, जैसे एसेसरीज, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल। क्या ये 4 वर्ड असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है? मतलब पहले ए वाला नाम, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आ रहा है कर्तव्य, समझ में आया? हाँ सर। और ऐसे ही आपके प्रोडक्ट कैटेगरी नेम के अंदर प्रोडक्ट नाम में, तो प्रोडक्ट नेम जो है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे पहले हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम जो है वो एच जो है वो एम से पहले आता है, और एम जो है वो आर से पहले आता है, देन रैम यहाँ पर शो कर रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैटेगरी वाइज भी आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, और प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग भी आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। तो इस तरीके से आप जो है वो पाइवेट टेबल का यूज करते हो। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पाइवेट टेबल का, एक और एडवांस पाइवेट टेबल जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो अब ध्यान से समझ। ये सारा सिस्टम भी एडवांस था एक तरीके से आपके लिए, बट एक और एडवांस फीचर मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपका क्या मैटर है, आपने अभी शीट 3 के ऊपर पाइवेट टेबल बनाई हुई है, राइट? ओके। बट अगर मैं इस शीट में जो ऑलरेडी हमारी नॉर्मल शीट है उसके अंदर एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और प्रोडक्ट ऐड किया, रिमोट, और यहाँ पर किया एसी रिमोट, ठीक है। इसका साइज जो भी है वो लिख दिया, इसका प्राइस जो भी है वो लिख दिया, और यूनिट भी लिख दी। तो अब अगर मैं शीट 3 के ऊपर जाकर एनालाइज में जाकर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो है एक एनालाइज टैब होता है, उसके अंदर जाकर आप रिफ्रेश ऑल करते हो, तो जो आपने रिमोट के नाम से एक और जो रिकॉर्ड बनाया था वो आप देख रहे हो इसके अंदर नहीं आया, नहीं आया ना? तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि अगर नया रिकॉर्ड मैं अपनी इस टेबल के अंदर डाल रहा हूं तो वो नहीं आ रहा। अगर मैं एग्जिस्टिंग डेटा में कोई चेंजेस कर रहा हूं तो रिफ्रेश खुद से हो रहा है, बट नया रिकॉर्ड अगर डाल रहा हूं तो वो नहीं आ रहा। इस चीज को वर्कआउट करने के लिए आप क्या करते हैं वो समझिए। देखिए आपके पास क्या है, एक डेटा बना हुआ है, शीट 1 पे एक डेटा बना हुआ है। शीट 1 पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर ये डेटा आ गया आपके पास। ये डेटा, देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप चाहते हो कि इस टेबल में नया रिकॉर्ड कोई भी पुट करो, तो वो भी प्राइवेट टेबल में ऐड ऑन होना चाहिए रिफ्रेश करने के बाद। जैसे कि क्या, इस वर्क को करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, प्राइवेट टेबल बनाने से पहले हमेशा आप याद रखना कि जो आपकी ये जो टेबल है, इस टेबल को आप इंसर्ट टैब में
टेबल फीचर से एक्टिव करेंगे, या आपको याद होगा होम टैब में हमने एक फॉर्मेट एज टेबल से रिलेटेड ऑप्शन किया था, या इनमें से कोई डिजाइन लगाएंगे। तो आपके टेबल पे टेबल फीचर या फॉर्मेट एज टेबल फीचर अप्लाई होना चाहिए, तब आप कोई पाइवेट टेबल बनाएंगे। फिर अगर आप नॉर्मल डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं, नया रिकॉर्ड पुट करते हैं, तो उस डेटा में उस पाइवेट टेबल में रिफ्रेश करने पर अपने आप आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जिसको नहीं आई पूछो। ओके, तो एक बार फिर से बता देता हूँ ऐसे ही में कि अगर आप ये चाहते हो कि अगर इस टेबल की आप पाइवेट टेबल बनाओ, तो पाइवेट टेबल बनाने के बाद अगर आप इसमें नया रिकॉर्ड पुट करो तो उसमें अपने आप आना चाहिए। तो बेटा पाइवेट टेबल बनाने से पहले याद रखना कि इस टेबल को आप लोगों को इंसर्ट टैब में जाकर पहले तो टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। याद रखना माई टेबल एज हेडर वाला ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए और ओके कर देना। अब ये देखो यहाँ पर ये डिजाइन लग गया। अब इस नॉर्मल टेबल की, ये जो टेबल पे डिजाइन हमने लगाया है, टेबल फीचर लगाया है, इसकी प्राइवेट टेबल बनाओ। इसकी प्राइवेट टेबल बनाओगे, फिर इस टेबल में कोई नया रिकॉर्ड पुट करोगे तो उस टेबल में रिफ्रेश करने पर अपने आप आ जाएगा। तो इस टेबल को आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में आप गए और प्राइवेट टेबल पे आपने क्लिक किया और ओके कर दिया। एक नई शीट में शीट 4 ओपन होगी, कोई बात नहीं। और कैटेगरी, नेम और प्राइस, मैंने ये 3 चीजें ले ली, यहाँ पर सिर्फ ये 3 चीजें ले ली। अब अगर मैं नया रिकॉर्ड उस नॉर्मल टेबल में शीट 1 पे ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और रिकॉर्ड पुट किया 0P012 और यहाँ पर इस कैटेगरी का नाम मैंने यहाँ पर रखा टीवी और यहाँ पर रखा उसका जो है सोनी, लाइक कुछ भी, और इसका जो साइज रखा, वो जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ पर। और प्राइस मैंने यहाँ पर जो रखा, और फिर इसका जो भी यूनिट है हमारी वो रख दी मैंने यहाँ पर। तो ये जो टीवी वाला रिकॉर्ड है ये वहां पर रिफ्रेश करने के बाद आ जाना चाहिए। तो मैं अपनी शीट 4 पे जाता हूँ और इस प्राइवेट टेबल में क्लिक करता हूँ कहीं पर भी और एनालाइज टैब पे जाता हूँ। एनालाइज टैब में आने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश के अंदर रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि जो टीवी ऑप्शन है वो भी आ गया है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई डाउट? तो ये था स्टूडेंट्स आपका पाइवेट टेबल का फीचर, जिसके थ्रू आप एडवांस लेवल पर इन सभी चीजों को डन कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस फीचर को ही आप अच्छे से करके देखना। जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए ये सारे अच्छे से करके देखना। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इसके ऊपर एक असाइनमेंट है, वो भी आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। उस असाइनमेंट को भी आप कंप्लीट करके मुझे मेल करना, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। स्टूडेंट हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स? एंड किसी को भी अभी कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को बेटा? ठीक है स्टूडेंट्स, अब वाइंड अप कर सकते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जो स्टूडेंट नहीं आ रहे उनको बोलना कि बेटा प्लीज क्लास ज्वाइन कर ले, ठीक है? और जो डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करें। ओके, चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके ओके।